तो ऐसे सिस्टम लोगों ने बना रखे हैं। वैसा सिस्टम जो बना रखे हैं वो उनका नहीं है सिस्टम, वो सिस्टम समणों का सिस्टम है। मुसलमानों में बहुत सारे समण हैं जो कन्वर्टेड हैं, सिखों में बहुत सारे समण हैं जो कन्वर्टेड हैं। ये सिस्टम समणों का है। समण इकट्ठे रहते थे, इसलिए समणों की हिस्ट्री में आप अगर पहले की हिस्ट्री जाओगे तो आपको पहले की हिस्ट्री में समणों के ऊपर एक भी अत्याचार नहीं मिलेगा, एक भी एट्रोसिटीज नहीं मिलेगी, बल्कि समण ही करते थे, क्योंकि जो लोग इकट्ठे होते हैं वो ही करते हैं। समन संघ, समनों का संघ, पुराना संघ, पुरातन संघ, और दुनिया का सबसे पहला नियमबद्ध तरीके से नियमों के आधार पे नियमों को लागू करने वाला, नियमों को बनाने वाला और नियमों पे चलने वाला, और जो नियम पे ना चले उसको दंड देने वाला संघ, संघीय व्यवस्था। भारत की ओरिजिनल अपने समणों की, समणों के द्वारा, समणों के लिए, समणों की ये व्यवस्था बहुत ही कारगर और हमेशा कामयाब होने वाली है। सांघिक व्यवस्था अगर सही नियमों पे चले और लगातार चले तो हमेशा परिणाम देती है, और सुखद और आश्चर्यजनक परिणाम देती है। इसके कभी खराब परिणाम नहीं आते। यहां बहुत सारे नियम हैं समन संघ में, उनमें से एक नियम की भी आज चर्चा करूंगा। और यहाँ जो 126 समन संघी हैं, वो ध्यान रहे कि कल का जो कंसेप्ट है वो एक तरह से अल्टीमेट कंसेप्ट होगा। शुभ शनिवार का कल का अल्टीमेट कंसेप्ट का मतलब है कि अब तक के सारे कंसेप्ट्स का सार। वो कंसेप्ट दरअसल एक फिजिकल हाउस के लिए तैयार किया गया था कि जब कभी हम बैठेंगे, मिलेंगे और सब लोग आमने सामने होंगे, उस समय हम बात रखेंगे। इसके 2 बार प्रयास किए गए कि फिजिकल हाउस लगे और उसमें बात रखें, पर कुछ लोगों की इच्छा है कि मीटिंग ना हो, तो इसको कल रखेंगे। कल कोशिश हो कि ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़ें, और जो बहुत पुराने लोग हैं जो संघ को पीठ दिखा के भाग गए, जो व्यक्तिवाद में व्यक्तिगत रूप से अपने आप को बड़ा मानते हुए, संघ से बड़ा मानते हुए, या जो एकलवाद में या नेतावाद में या व्यक्तिवाद में या अन्य किसी कारण से पीठ दिखा के भाग गए, उनको भी आना चाहिए और वो भी सुने। और जो लोग यदा कदा जुड़ते हैं वे भी आए, वे भी सुने। वैसे तो वीडियो उपलब्ध हो जाती है, पर वीडियो आजकल हम दे नहीं रहे हैं। कोई कोई वीडियो आती है, तो कोशिश करें कि अधिकतर लोग इस कंसेप्ट को सुने जो अल्टीमेट कंसेप्ट है, और इस पर चर्चा भी करें बाद में, चाहे भले ही शनिवार की रात के 2 बज जाएं। क्योंकि अल्टीमेट कंसेप्ट का मतलब होता है कि सारे कंसेप्टों का सार, जितने भी अब तक हमने बातें बताई हैं उन सब का सार, जितने भी समन ग्रंथ में लिखे हुए हैं उन सब का सार। तो जो इस कंसेप्ट को जान लेगा, सुन लेगा, इस पर चर्चा बहस कर लेगा, उसे समझो कि उससे संघ की लगभग पूरी की पूरी जो वर्किंग आइडियोलॉजी है उसकी जानकारी हो जाएगी। फिर वो निर्णय करेगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसका फायदा होगा संघ को, सभी लोगों को। यहां भी चर्चा चली, हमारे एक संगी ने कहा कि भीम आर्मी इसलिए फैली क्योंकि भीम आर्मी के जो लोग हैं, एक ही नेता है, व्यक्तिवादी संगठन है, क्योंकि व्यक्ति सर्वोपरि है उसके अंदर। और व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, व्यक्ति जेल चला जाए, व्यक्ति बैठ जाए, व्यक्ति बिक जाए, व्यक्ति मजबूर हो जाए, तो वो भीम आर्मी खत्म है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो व्यक्ति पे चलते हैं और व्यक्ति के खत्म होने के साथ ही वो खत्म हो जाते हैं। तो वो यहाँ कह रहे थे कि उसके जैसा काम, जैसा वो कहीं कोई यंत्रणा होती है, कहीं कोई एट्रोसिटीज होती है, कहीं कोई परेशानी होती है, तो वो लोगों की परेशानी में
पहुंच जाते हैं लोग और वहां उनकी परेशानी में पहुंचकर कुछ करते हैं। क्या करते हैं इसका विश्लेषण कभी किया नहीं। इसका विश्लेषण अगर हो जाता तो हमारे सभी संगियों को पता चल जाता कि वहां होता क्या है। पर प्रचार की जो हवा होती है ना, उसमें वजन नहीं होता। पर प्रचार की हवा ठंडी भी होती है, प्रचार की हवा गर्म भी होती है। हवा अगर एक बार बह जाए तो बह जाए तो बह जाए। जब तक बहेगी तब तक तो लोग उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। उसके बाद लोगों की याददाश्त बड़ी कम है, मेमोरी बड़ी कम है, भूल जाते हैं। फिर दूसरी हवा आती है, फिर तीसरी आती है। प्रचार का खेल है। तो यहाँ लखपत सिंह सर ने, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहे थे मीटिंग आज की, तो उन्होंने जवाब दिया कि समन संघ पीछे खड़ा रहता है, बैनर पोस्टर नहीं लगाता, पर सामने समन संघ के नाम से एट्रोसिटीज में नहीं आते, साथ वैसे खड़े रहते हैं। तो हम समन संघी होने के नाते, समन संघ होने के नाते, समन संघ में संघ को अपना सेवाएं देने के नाते हम एट्रोसिटीज में, आंदोलन में, प्रदर्शन में, या कहीं कोई मौत होती है, यहाँ कोई हत्या होती है, कहीं कोई बलात्कार होता है, कहीं कोई मूर्ति टूटती है, कहीं कोई मंदिर टूटता है, कहीं कोई झगड़ा होता है, तो हम एक साथ रश क्यों नहीं करते? यानी हम एक साथ क्यों नहीं भागते, या हम ऐसा आह्वान क्यों नहीं करते कि सारे संगी वहां पहुंचे और धरना प्रदर्शन दें? और धरना प्रदर्शन हमारे यहाँ मना क्यों है कि संघ धरना प्रदर्शन नहीं करता या नहीं करेगा? ऐसा क्यों है? धरना प्रदर्शन आपकी दो बातें बताता है। एक तो ये बताता है कि आप इतने कमजोर हैं कि आपको एट्रोसिटीज होने के बाद में शोर मचाना पड़ रहा है, आपको कुछ सुनता नहीं। दूसरा, धरना प्रदर्शन जो यहाँ चलन में है, जो चलता है, वो कुछ समय का होता है। और एट्रोसिटीज करने वालों को ये पता होता है कि आएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, शोर मचाएंगे और चले जाएंगे। ये दो बड़े कारण हैं। जितने भी धरना प्रदर्शन आज तक हुए हैं, वो सारे के सारे घटना के बाद हुए हैं। घटना से पहले लोगों को इकट्ठा करने की कोई कवायद नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता। घटना से पहले इकट्ठा करने का काम बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति आराम से रोटी खा रहा है, आराम से अपना काम कर रहा है, उसको अगर आप ये कहोगे कि तेरे मोहल्ले में 2 दिन बाद एक झगड़ा होगा, उस झगड़े में तेरी पिटाई होगी, तेरी महिला के साथ कुछ अभद्रता होगी, तेरे बच्चे के साथ कुछ अभद्रता होगी, तेरा मकान तोड़ा जा सकता है, तेरी बेइज्जती की जा सकती है, तेरे किसी उपास्य की स्टैचू की बाजू तोड़ी जा सकती है, गर्दन तोड़ी जा सकती है, तेरा मंदिर तोड़ा जा सकता है, तेरे बच्चे को स्कूल में पानी का घड़ा छूने पे हत्या हो सकती है, तेरे लड़के की मूंछ काटी जा सकती हैं, तेरी बारात पे, तेरी लड़की की बारात पे पत्थर मारे जा सकते हैं, उसको रोका जा सकता है, तेरे को जूते में पानी पिलाया जा सकता है, तेरे बाल काटे जा सकते हैं, तुझे नंगा करके घुमाया जा सकता है, तेरी पिटाई हो सकती है, तेरी हत्या हो सकती है। ऐसा अगर आप उसे कहोगे कि 2 दिन बाद ऐसा होने वाला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से रहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। और ऐसा उसे समझाओगे आप, और समझा के कहोगे कि भाई इसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं, आओ हम इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद गारंटी है कि फिर तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो नहीं मानेगा, वो नहीं आएगा। वो आराम से सोता रहेगा, आराम से काम करता रहेगा, उसको जरूरत नहीं है। पर जब एट्रोसिटी हो जाती है, जो कहते हैं, उसके बाद फिर वो समाज की तरफ देखता है, फिर वो लोगों की तरफ देखता है। मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, कोई भी एट्रोसिटीज हो सकती है। फिर वो उम्मीद करता है कि लोग उसकी आके मदद करें, उसे मदद पहुंचाएं। पर मदद कौन देगा? मदद करने का सिस्टम तो बनाया नहीं। जब 2 दिन पहले आके उसे बताया था कि तू आजा भाई, सब इकट्ठे होते हैं, तो आया नहीं। और अब 2 दिन बाद जब घटना घट गई, तो वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। तो मदद के का तो सिस्टम बना ही नहीं, मदद की तो कोई बात हुई नहीं, मदद के लिए तो कोई आया ही नहीं, सिस्टम बनाने के लिए तो कोई आया नहीं। तो फिर कौन लोग आते हैं उस एट्रोसिटीज पे? कौन लोग आते हैं उस यंत्रणा पे?
उस अत्याचार पे वो जो हाय हाय मस्ती है, वहां एक ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी दोनों जगह पैदा होती है। शादी बारात में जब आदमी इकट्ठे होते हैं, नाचते गाते हैं, तब भी होती है। जब कोई लोग मरते हैं, वहां लोग इकट्ठे हो, वहां भी एनर्जी पैदा होती है। कहीं कोई प्रताड़ना होती है, एट्रोसिटीज होती है, कहीं कोई जुर्म होता है, जाति होती है, वहां लोग इकट्ठे होते हैं, वहां भी होती है। दरअसल घटना के बाद में, चाहे घटना अच्छी है, चाहे सुघटना है, चाहे दुर्घटना है, घटना के बाद में या घटना से पहले लोगों का इकट्ठा होना एनर्जी पैदा करता है। नहीं, लोग इकट्ठे होते हैं तो लोगों की ताकत वहां जुड़नी शुरू हो जाती है, योग होना शुरू हो जाता है। कहते हैं योगे योगे संगे शक्ति युगे युगे, संग में शक्ति होती है, योग योग करके जोड़ जोड़ करने से शक्ति आती है, शक्ति आती है। तो वो जो शक्ति बनती है, उस शक्ति को लेके कौन जाएगा? वहां रोआ पीटन मच रही है, बच्चे को मार दिया क्योंकि उसने मटका छुआ स्कूल में, लड़की के साथ में कुछ अनहोनी कर दी, रास्ते में कहीं घर में घुस के घर जला दिया, मार दिया, हत्याएं कर दी, कुछ ना कुछ कर दिया। लोग आ रहे हैं, लोगों में इकट्ठा हो रहे हैं और रोष की एनर्जी है, रोष हो रहा है, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है, क्षोभ है, रोष है, सैडनेस है, तो उसकी एनर्जी पैदा हो रही है, क्योंकि इकट्ठे होने से एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को लेने के लिए गिद्ध आते हैं, गिद्ध, क्योंकि निगेटिव एनर्जी है, लाशों पे गिद्ध आते हैं। तो ऐसे लोग जिनको लोगों के समूह में जाके अपने नाम शक्ति इकट्ठी करनी है, वो वहां पहुंचेंगे, वहां भीड़ में बैठेंगे। वो लोग रोते हैं, पीटते हैं, उन लोगों को एक दो शब्द कहते हैं। वहां मीडिया भी आता है, आजकल मीडिया ना भी आए तो अपना मोबाइल मीडिया होता है, उनके साथ ही बैठे के, उठे के, रोने के, हंसने के, गाने के, जो भी जैसे भी है, फोटो बनाते हैं। फिर वहां पुलिस भी होती है। पुलिस का काम है रोष को बढ़ाना, रोष को घटाना नहीं है। जो नेता शांति से चुपचाप आके रोष में बैठ के जा सकता है, उसको वो रोकते हैं कभी बाउंड्री पे, क्योंकि उन्हें अपने, उनकी इंस्ट्रक्शन जैसी भी होती है रोकने की या नहीं रोकने की, पर उससे रोष बढ़ता है, जोश आता है। मर गया तो मर गया, जिसके साथ जो हुआ है हुआ है, पर वहां जो एनर्जी पैदा हो रही है उसको सेटल किया जा रहा है, बांटी जा रही है, वो किस किस को मिलेगी, कौन सा नेता एंटर करेगा, कौन सा नेता एंटर नहीं करेगा। जिसको उस एनर्जी में से हिस्सा नहीं मिलता, वो ज्यादा जो लगाता है, गांव में घुसने के लिए पुलिस से लड़ेगा, भिड़ेगा, पुलिस को खूब कहेगा। उसकी भी वीडियो बनती है, देखो हमारे नेता ने पुलिस को ऐसा कहा, वैसा कहा, ये कहा, वो कहा। और जो उनके पक्ष का नेता है, जिसको आदेश है कि इसको आने दिया जाए, वो आता है, बैठता है, फोटो खिंचवाता है। काम दोनों का एनर्जी लेने का है। फिर एक के बाद एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर आता है कि भाई कुछ करना चाहिए, तो वहां 50 लोग और 50 सलाह होती हैं। लड़के कहेंगे मारना चाहिए, पीटना चाहिए, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस समय एनर्जी पैदा हो रही है, समूह है। बुजुर्ग कहेंगे इसकी एफआईआर कराना चाहिए, ये कराना चाहिए। कोई कहेगा इसको, लाश को यहाँ रख के, या जो एट्रोसिटी हुई है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई, ये सब बातें वहां चलती हैं। अमूमन सारी बातें यही चलती हैं एट्रोसिटीज में, 50 बातें, 50, और यही आते हैं जो वहां पर सलाह आती है, मशवरा आती है, वहीं आती है। अगर कोई मर गया है तो लाश को सड़क पर रखेंगे, रास्ता बंद करेंगे, जाम करेंगे, कॉमन बात है। तो एक के बाद छोट भैया नेता, मतलब उस एरिया का छोटे छोटे नेता, फिर उसका कोई कौन सा टाइप का, पार्षद टाइप का नेता, पक्ष और विपक्ष दोनों, फिर कोई एमएलए टाइप का नेता। ज्यादा रोष चल जाए, ज्यादा बड़ा चल जाए तो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंस कितना है, इस घटना से लोगों का जमवाड़ा कितना है, और ये कहाँ तक रोष फैला है, उसको बांटना है। तो बहुत बड़े लेवल पे फैल गया तो बड़े बड़े और भी धड़े आ जाते हैं, और वो सब आके फोटो खिंचवा के, प्रेस वार्ता करके और सांत्वना दे के, ये सरकार भी इसमें हिस्सा लेती है। सरकार कुछ पैसा दे के, कोई नौकरी को वोकरी दे के, या उसका प्रॉमिस करके, वो भी अपना हिस्सा लेती है इस रोष में, कि देखो सरकार ने जो हुआ सो तो हुआ, पर नौकरी दी, पैसा दिया, ये दिया, वो दिया। उसे नौकरी पैसा देने से क्या होता है कि जो रोष में समर्थक हैं वो एक साथ चले जाते हैं। अगर मान लो कहीं कोई एट्रोसिटी हुई और ज्यादा पैमाने बढ़ गई और सरकार ने उसको पैसा दे दिया या नौकरी वोकरी दे दी, तो जो रोष करने में समर्थन लोग होते हैं, उनको एक फीलिंग आती है, यार इसके तो मजे आ गए, इसका क्या मारा, इसको तो 20 लाख मिल गए, इसका क्या मारा, 9 नौकरी मिल गई, चलो इसका काम हो गया, और लोग चले जाते हैं। फिर ये नेता, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ना इनका कोई अपना
संगठन है, ना इनका कोई अपना संघ है। ये गिद्ध टाइप के जो लोग होते हैं, ये ल्हासें ढूंढते हैं, घटनाएं ढूंढते हैं, और घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलती रहती हैं, क्योंकि घटना रोकने का कोई सिस्टम नहीं है अभी। उनके पास तो है, उनके पास तो उनका संघ है, घटना नहीं होती। सिखों के पास उनका संघ है, सिखों के प्रति घटनाएं नहीं होती। जाटों के भी पास में खाप पंचायतें, उनकी भी नहीं होती, औरों के पास भी हैं। पर समण समाज में जो बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और दबे कुचले, उनका सिस्टम नहीं है, इसलिए घटनाएं होती रहती हैं। और घटनाओं पे बमण लोग या समण लोग, इनके जो नेता, इनके जो गिद्ध हैं, वो आते हैं और वो वहां अपना अपना शेयर लेके, हिस्सा लेके चले जाते हैं, पर दोबारा लौट के नहीं आते, ना दोबारा करते। मेरे को एक लड़की मिली रामलीला मैदान में, एक फ्लॉप कार्यक्रम में गया था मैं, बिल्कुल फ्लॉप कार्यक्रम, वो भी एक संगठन है। बैठे हुए थे हम, तो वो लड़की नाम लिखवा रही थी। मैंने पूछा, भाई ये कौन हो तुम? उसने कहा, मैं भीम आर्मी की कुछ हूँ, दिल्ली की, पता नहीं क्या थी, कोई पदाधिकारी बना रखा था। तो मैंने कहा, नाम क्यों लिख रही है? कह जी भीम आर्मी के लिए लिख रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, भाई तुम भीम आर्मी में गई क्यों, क्या कारण है, किस लिए तुमने भीम आर्मी में जाके नाम लिखवाया? वो कहती है जी कि हमारी एफआईआर लिख जाती है। मतलब एफआईआर लिखना अचीवमेंट है उसके लिए। हालत यह है कि घटना के बाद में एफआईआर भी लिखी नहीं जाती, इस देश में सब जानते हैं, और उसकी लिख जाती है, तो उसके लिए तो बड़ी अचीवमेंट है। घटना के बाद लोग बोल नहीं सकते, पर भीम आर्मी या कोई नेता टाइप आते हैं तो उस समय बोलते हैं, पुलिस से रोष निकालते हैं, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारे हालत ऐसी है कि हमारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन से दूसरे लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम फिर दोबारा एट्रोसिटीज करना, हम फिर आएंगे धरना प्रदर्शन करने। वो रोक नहीं सकते, वो रोक नहीं पा रहे हैं, उनकी रोकने की चाहत भी नहीं है, उनको रोकने का रास्ता भी पता नहीं है, और जो रास्ता बताते हैं उस पर उनको चलना भी नहीं है, क्योंकि उनको तो मांस का टुकड़ा लेना है, रुड़ जाना है, फिर किसी और डाल पे जाके बैठ जाना है। उनका ये काम है, उनका ये धंधा है, उनके पास कोई और व्यापार नहीं है पेट भरने के लिए, यही है। वो अपने गिद्ध हैं जो क्या बोलते हैं, अपने लोगों की लाश खाते हैं, और ये काम चल रहा है, और वो जानते हैं कि ये को कर रहे हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं है। एक नेता मुझे मिले, इधर नोएडा की तरफ के थे, बड़े अच्छे ताकतवर थे, पहलवान टाइप के। तो मुझसे भिड़ बैठे, ये करीब 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इससे फायदा क्या होने वाला है, तुम हर जगह पहुंच जाते हो, गाजे बाजे के साथ में फोटो खिंचवाते हो, ये करते हो वो करते हो। तो मुझसे कहने लगे, आप क्या चाहते हो कि हम लोगों के दुख में शामिल ना हो? आप क्या चाहते हो कि क्या बोलते हैं, हम लोगों के अत्याचार में शामिल ना हो? अब इसका जवाब आप ना नहीं कर सकते। मतलब अगर 10 लोगों में या 20 लोगों में या 50 लोगों में कोई ये सवाल मुझसे कहे, मैं वहां हूं मौजूद और भी हैं, या हमारा कोई संगी है या कोई भी व्यक्ति है, और वो वहां उन लोगों से ये कहे कि भाई तुम आए, उसके बाद कोई और नेता आ रहा है, कोई और आ रहा है, ये आ रहा है, तो कह रहा जी फिर क्या करें, क्या हम लोगों के दुख में शामिल ना हो? आप ना नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं कर सकते, बाद में भी नहीं कर सकते। पर समझदार की बात देखो कि इससे और एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और एट्रोसिटीज ना हो इस पे कोई तैयारी करने को तैयार नहीं है, इसके लिए आने को तैयार नहीं है। तो जब एट्रोसिटीज होती है और रोष पैदा होता है, तब लोग इकट्ठे होते हैं, बस उस समय के लिए। वो खत्म हुई फिर अगले का इंतजार इंतजार करते हैं, वो खत्म हुई फिर अगले का इंतजार करते हैं। ये सिलसिला कई सौ साल से चल रहा है, कई सौ साल से। रोएंगे पीटेंगे, फिर ईश्वर को, भगवान को दो चार कहेंगे, ईश्वर तू इनका बुरा कर दे, भगवान तू इनका बुरा कर दे। वहां जाके कुछ झूठी सांत्वना ले लेते हैं कि ईश्वर शायद इनका कुछ कर दे, भगवान शायद इनका कुछ कर दे। भगवान भी उनका साथ नहीं देता, ईश्वर भी उनका साथ नहीं देता। रो के पीट के फिर उनको पकड़ा रखा है कि ये तुम्हारी किस्मत है, ये तुम्हारे भाग्य हैं। कोई ज्यादा सवाल पूछता है तो कह देते हैं कि तुम्हारे पिछले कर्म हैं, और पिछले कर्म का फार्मूला बुद्ध ने दिया है। हालांकि लोगों को पता नहीं है, पर पिछले कर्म का जो फार्मूला है वो बुद्ध से आया है। तो कोई बहुत ज्ञानी है तो वो समझा भी देगा कि भाई पिछले कर्म का ये चल रहा है, तो वो और ज्यादा चुप करा देगा। तो एट्रोसिटीज में धरना प्रदर्शन करने से डबल नुकसान हो रहा है, दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो धरना प्रदर्शन करने से एनर्जी जा रही है लोगों की, पैसा जा रहा है, और दूसरा सामने जो धरना प्रदर्शन, जो एट्रोसिटीज कर रहे हैं, जो प्रताड़ना कर रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके मनोबल ऊंचे होते हैं। क्योंकि धरना प्रदर्शन करने के बाद में सारे गायब हो जाते हैं, उसके बाद में फॉलोअप के लिए कोई नहीं आता। आज तक जितने भी धरना प्रदर्शन जितने जितने जगह भी हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री मंगा लो, जिन जिन शहरों में हुए हैं, या जिन जिन लोगों के टच में हैं, या जो जो लोग इससे इन्वॉल्व हुए हैं, या जिन जिन लोगों को लगता है कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वो इसको थोड़ी मेहनत करें और इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें,
और विश्लेषण करके पता करें कि वीडियोज हैं आजकल यूट्यूब पे, वीडियो हैं सारे धरना प्रदर्शनों की। धरना प्रदर्शन करके पता करें कि धरना प्रदर्शन के बाद में कौन सी चीज ठीक हुई है, कौन सी चीज ठीक हुई है, किसको सजा मिली है, किसके अत्याचार बंद हुए हैं, कौन डरा है। अत्याचारों की एफआईआर तो होती नहीं है, पर जितनी भी एफआईआर हो रही है उसके हिसाब से अत्याचार बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। थाने और खुल रहे हैं, थाने बंद नहीं हो रहे हैं। थाने ज्यादा खुलने का मतलब है कि अत्याचार ज्यादा बढ़ रहे हैं, थाने बंद होने का मतलब है कि अत्याचार कम हो रहा है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। इसलिए जो लोग अत्याचार में जाते हैं, बैठते हैं, वहां जाके थोड़ी सी सांत्वना देते हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, हम उनको मना भी नहीं कर रहे, क्योंकि मना करेंगे तो वो पब्लिक को भड़का देंगे। अरे ये किसी के दुख में जाने के लिए मना कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। ये समन संघ वाले हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई मर जाए, कहीं कोई एट्रोसिटीज हो जाए तो वहां मत जाओ, ऐसा करें, दुख में शामिल होने के लिए मना कर रहे हैं। देखो ये कितने निकम्मे लोग हैं, इसलिए हम मना नहीं करते। पर जितने लोग जाते हैं उनसे एक सवाल करते हैं, तुम इकट्ठे क्यों नहीं जाते? दुख में जाना चाहिए, दुख में जाने के लिए हम समन संघ की कोई मना नहीं कर सकता। जब एट्रोसिटी हुई है तो जाओ दुख में, क्योंकि एट्रोसिटी रोक तो पाए नहीं। अगर एट्रोसिटीज रोक ले लेते तो जाना पड़ता नहीं, उस पर तो काम करते नहीं। पर जब एट्रोसिटीज हो ही रही है तो दुख में जब जा ही रहे हो। अब यहाँ मेरे मुंह से गाली निकलती है, अगर मैं अभी गाली निकाल दूंगा तो हमारे दो चार संगी जो फौरन इसका फायदा उठा लेंगे। वो दो चार संगी 10-20 लोगों को फोन करके कहेंगे देखो सुधीर सिंह ने गाली दी आज। पर यहाँ मेरे मुंह से गाली निकलती है, मैं दे नहीं रहा, आप ये मान के चलो कि मैंने दी नहीं। अबे जब तुम दुख में एक साथ किसी के साथ नहीं जा सकते, जब तुमको इतनी समझ नहीं है कि तुम एक ही समाज के लोग हो, एक ही बाबा साहब के लोग हो, एक ही चोखा मेला के लोग हो, एक ही बुद्ध के लोग हो, एक ही नामदेव के लोग हो, एक ही ज्योतिबा फुले के लोग हो, एक ही साहू जी महाराज के लोग हो, एक ही कबीर साहब के लोग हो, एक ही रविदास जी के लोग हो, तुम सारे एक ही परिवार के लोग हो, तो तुम दुख में भी दुकानदारी करने जाते हो। तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम तुम खुशी में अलग अलग जाओ। चलो समझ में आता है कि भाई किसी की शादी ब्याह है, कोई कभी जा रहा है, कोई कभी जा रहा है, फोटो खिंचवाने लग, तुम सारे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो, तुमको सबको नेता बनना है, सबको एमपी एमएलए बनना है, और एक ही क्षेत्र से बनना है, और सारे तुम मुख्यमंत्री बनोगे एक ही स्टेट के, वो तो समझ में आता है, वो तो तुम्हारे राग समझ में आते हैं। पर दुख में भी तुम दुकानदारी करते हो, दुख में भी तुम बदतमीजी करते हो। और कम से कम दुख में तुम्हारे पास टेलीफोन है, तुम्हारे पास में सारी चीजें हैं, तुम एक मैसेज आपस में बात करके कर सकते हो, एक मैसेज छोड़ सकते हो कि फलाने दुख में हम सारे सारे एक साथ जाएंगे और दुख प्रकट करेंगे। तो उसका मैसेज जाएगा, तुम्हारी एकता दिखाई देगी, तो तुम्हारा अपने नेताजी से बढ़ के व्यवहार दिखाई देगा, तो सामने वाले का मनोबल बढ़ेगा, तो एट्रोसिटीज करने वाले की हिम्मत टूटेगी कि भैया तो इकट्ठे हैं, इकट्ठे आते हैं दुख में, तो वो दुख देने बंद कर देगा। कह रहे ये सुख में तो अलग अलग है पर दुख में एक साथ आते हैं। तो तुमको इतनी भी समझ नहीं है कि किसी के यहाँ मर्डर हुआ है, किसी की हत्या हुई है, किसी का बलात्कार हुआ है, किसी की चोरी हुई है, किसी के बच्चे को मारा है, किसी की घर को फूका है, तो उसके दुख में अलग अलग ना जाए, अलग अलग सभा ना करें। यहाँ दिल्ली कैंट के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, कोई वाल्मीकि बच्ची थी, वहाँ बड़े टेंट वेंट लग गए। वहां कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसके माँ बाप को कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, वो सारा छिन्न भिन्न हो गया सब। वो किसी मंदिर मंदिर में बलात्कार हुआ था। वो खुद ही जो लोग वहां धरना पसंद करने आए थे वही दलाली करने लग गए। खबरें आई बाद में। एक गांव देखा सिकंदराबाद के पास का, वहां समता सैनिक दल के बड़े कलाकार लोग रहते हैं। सुना है कि समता सैनिक दल का कोई एक 3 फुटा कोई अध्यक्ष रहता है, वो वहां रहता है। तो उसी के यहाँ गांव में कुछ हुआ, सुना है वहां भी समझौता करा दिया, लेन देन करा के। ये चीजें समाज को तोड़ती हैं, खराब करती हैं। इसलिए समन संघ कहता है कि हम तो पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका है, वो ये है कि एट्रोसिटीज हुई ना, हम पहले से तैयारी करके रखें। बारिश आए तो बूंदे हमारे घर में ना गिरे, जहां गिरे गिरे। कोई कह सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ ऐसे होता है। देखो सिख थोड़े से सिख हैं, पर उनकी यूनिटी है, वो जुड़े हुए हैं, उनका सिस्टम है, उनके गुरुद्वारा का सिस्टम है, उनकी जो सिंह सभा होती है उसका सिस्टम है, उनका जो धार्मिक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा है, वो सिखों पर चलता है। वो अपने लोगों को, अगर कोई सिखिज्म से अतर जाता है तो उसको पनिशमेंट भी देते हैं, कोई जूता साफ करवाते हैं, किसी को बैठाते हैं, अगर वो गुरु ग्रंथ साहब का कोई अपमान करे, तोहिन करे, या संगत की बात को ना माने तो। और इससे भी ज्यादा दंड देते हैं, जो सबको पता है, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। तो उनका बच्चा कहीं भी अकेला घूमे, अगर उसकी पहचान है, अगर उसके सर पे जूड़ी बंधी हुई है, अगर वो सिख है, तो वो कहीं घूमे, उसकी कोई एट्रोसिटीज नहीं होती। उनकी लड़कियां कहीं घूमे, लड़कियां तो लड़कियां हैं, पूरी दुनिया की लड़कियां लड़कियां हैं, पर उनकी लड़कियों को कोई नहीं छूता, उनकी पहचान है। उनके लड़कों को नहीं छूता, चाहे वो मटके में पानी पिए या कहीं पानी पिए। तो जिनकी खाप पंचायत है उनके बच्चों को भी कोई नहीं छूता। जिनकी मस्जिदें हैं,
जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनके रोजगार भी छीने जा रहे हैं, जिनकी एजुकेशन भी नहीं है, जिनको कह कह के भी पता नहीं है, जिनके पास कपड़े भी नहीं है, पर उनके बच्चों को भी कोई नहीं छूता। कोई एट्रोसिटीज भारत के अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट में प्रचार प्रसार तो हो सकता है चुनावी राजनीतिक फायदे के लिए, पर उनके ऊपर कोई एट्रोसिटीज हो वो किसी की हिम्मत नहीं है। एट्रोसिटीज नहीं है कहीं भी। कोई कानूनी दाव पेच करके कोई किसी की रेड वेड करा दे, कुछ करा दे, वो तो चलता है, वो तो राजनीतिक मामला है। पर कोई मुसलमान जा रहा हो और उसकी लड़की के साथ कुछ हो जाए, उसके परिवार के साथ कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। वो एट्रोसिटीज नहीं है, क्योंकि वो उनका सिस्टम है, वो हर फ्राइडे को मिलते हैं, उनमें रोज पैदा हो जाएगा, उनकी संख्या है पर एक साथ है, बहुत संख्या है। वो नाम के अल्पसंख्यक हैं पर वो बहुसंख्यक में आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जुड़े हुए वही हैं भारत में। इससे उनसे ज्यादा जुड़ा हुआ कोई कोई नहीं है। उनकी जुड़ने का जो क्षमता सिस्टम है बहुत बढ़िया है। वो ऐसे सिस्टम लोगों ने बना रखे हैं। वैसा सिस्टम जो बना रखे हैं वो उनका नहीं है सिस्टम। वो सिस्टम समणों का सिस्टम है। मुसलमानों में बहुत सारे समण हैं जो कन्वर्टेड हैं, सिखों में बहुत सारे समण हैं जो कन्वर्टेड हैं। ये सिस्टम समणों का है। समण इकट्ठे रहते थे, इसलिए समणों की हिस्ट्री में आप अगर पहले की हिस्ट्री जाओगे तो आपको पहले की हिस्ट्री में समणों के ऊपर एक भी अत्याचार नहीं मिलेगा, एक भी एट्रोसिटीज नहीं मिलेगी। बल्कि समण ही करते थे, क्योंकि जो लोग इकट्ठे होते हैं वो ही करते हैं। वो ही कहते थे इसको भिक्षा देनी है, ये नहीं देनी है, ये याचक आया है, आज इसको झूठा खाना दे दो, आज इसको सूखा खाना दे दो, आज इसको दो, आज इसको मत दो, खड़ा रखो। तो याचकों को क्या देना क्या नहीं देना है, ये जिनके घर में याचक आते थे यानी समण घर में, उनके हाथ में होता था। तो एट्रोसिटीज होगी कहां से? समण सारे इकट्ठे रहते थे, पावरफुल थे, तो वो एट्रोसिटीज करेंगे या उन पर होगी? तो इकट्ठे रहने से एट्रोसिटीज करता है आदमी, उस पर होती नहीं है। ये सिद्धांत है। तो आपको अगर डिफेंस करनी है एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में, यानी रक्षण करना है, सुरक्षा करनी है, तो सुरक्षा करने का ये तरीका नहीं है कि आप मरने पिटने के बाद या बलात्कार होने के बाद या चोरी चकारी होने के बाद रोने पीटने जाओ और सरकार से मांगने जाओ या वहां रोज पैदा करो। ये नहीं है तरीका। तरीका ये है कि आपको एट्रोसिटीज से पहले इकट्ठा होना है, फिर एट्रोसिटीज होगी नहीं। और गलती से अगर हो गई तो वो जो नमूना बनेगा, वो जो एग्जाम्पल बनेगा कि एट्रोसिटीज संगठित लोगों के साथ में जो एट्रोसिटीज होती है उसको दुनिया देखेगी कि कैसे कोई एट्रोसिटीज करने की सोच भी सकता है। पर ये होगा तभी जब सिस्टम हो और उसके लिए इकट्ठे हो। तो कोई घटना घटे उससे पहले इकट्ठे हो जाते हैं तो ना घटने की गारंटी हो गई और घटना करने की आशंका हो गई। मतलब इकट्ठे हुए लोग कहीं घटना कर सकते हैं ऐसी आशंका है, पर उनके साथ कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, इसका कोई चांस नहीं है। सपने में भी कोई चांस नहीं है। गलती से भी कोई नहीं सोचेगा। 1 मील दूर से लोग चलेंगे कि नहीं ये इकट्ठे लोग हैं, इनको नहीं छेड़ना है। इसलिए हम समन संघ के तहत में सबसे ये कहते हैं कि अगर आपको एट्रोसिटीज रोकनी है तो आपको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि धरने में जाके, प्रदर्शन में जाके और वहां जाके उस नेता ने ऐसा किया, वो नेता ऐसा है, वो लोग आए, आप लोग नहीं आए, समन संघ नहीं गया, या आना चाहिए था, या लोग कैसे जुड़ेंगे, तो ये सिलसिला हजारों साल तक चलेगा। हजारों साल तक पिटते रहेंगे, हजारों साल तक लाश गिरती रहेगी, हजारों साल तक गिद्ध आते रहेंगे, हजारों साल तक वहां पर दुकान खोल के बैठ जाएंगे, हजारों साल तक वीडियो फोटो छपते रहेंगे। पर आप इतिहास उठा लेना कि जहां जहां भी प्रदर्शन हुए, धरने हुए हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिला है, कोई पूछने भी नहीं गया। उनको बेचारों को मजबूरी में समझौते करने पड़े, या किसी ने दलाली करके समझौते करवा दिए, या उनके केस खारिज हो गए, या केस वापिस हो गए, या केस में जजमेंट नहीं हुआ। कोई पूछने वाला भी नहीं है कि कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतना लंबा प्रोसेस है भारत का। भारत के अंदर सो मोटो कुछ नहीं चलता। न्यायालयों के अंदर अपने आप कुछ नहीं चलता। न्यायालयों में चलाना पड़ता है। न्याय गरीब लोगों को नहीं मिलता और अमीरों को भी नहीं मिलता। जो संगठित लोग होते हैं उनको मिलता है। जो सिस्टम में लोग होते हैं उनको न्याय मिलता है, और उनको न्याय से ज्यादा भी मिल जाता है। मतलब जो न्याय नहीं भी है उनके फेवर में वो बात भी हो जाती है। और जो संगठित लोग नहीं है, इकट्ठे लोग नहीं है, चाहे वो कैसे भी हैं, उनके साथ तो पिटाई भी होती है और उनके केस में भी कुछ नहीं होता है। इसलिए ये छोटी छोटी बारीकी वाली बातें हैं, ये समन ग्रंथ के अंदर लिखी हुई हैं, पर हम इसको मन नहीं करते, इसको देखते नहीं, इसको समझते नहीं। तो आज के लिए मैंने ये टॉपिक यहाँ रखा, क्योंकि कई दिन से ये पहले भी बात उठी थी, इसलिए इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है।